औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फसीउल्लाह। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिमिटेशन ऑफ दी कंज़र्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास। कल हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, लेकिन लिमिटेशन थोड़े रह गए थे। लिमिटेशन के मतलब है कि जो सब्सटेंसेस इन लॉस को फॉलो नहीं करते उसको हम लिमिटेशन कहते हैं, यानी ये लॉ कितनी हद तक महदूद हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें पैदा की है एक मखसूस हद तक इख्तियार दिया है। इंसानों को भी जो पैदा किया एक महदूद हद तक इख्तियार दिया है, फिर इससे पूछ गछ की जाएंगी। इस तरह हर चीज़ में, फ़िज़िक्स में भी लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास किसी हद तक वैलिड है, लेकिन इसके बाद ये वैलिड नहीं है। लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास हमने कल पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है कि द मास neither be created nor be destroyed but can be changed from the one form to the another form. This is known as law of conservation of mass. हमने कल थोड़ा बहुत पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। हमारे पास ये एक फॉर्म है, मैग्नीशियम एक अलग फॉर्म है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। और ऑक्सीजन हमारे पास भी एक एलिमेंट है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन ये भी मास है और ये भी मास। ये दोनों अगर मिल जाए तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो ये हमारे पास एक अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, अलग फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। हमारे पास इसका मास और इसका मास अगर हम इसको ऐड करें तो इसका मास बनेगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी अलग है और इसकी प्रॉपर्टी अलग है। ये मास जो है ये मास कन्वर्ट हुआ, इस मास में सिर्फ प्रॉपर्टी चेंज हुई, मास में फ़र्क नहीं आया। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास। एक आम मिसाल के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि अगर हम 1 किलो चीनी ले लेते हैं और 1 लीटर हम पानी ले लेते हैं। लेट सपोज़ हम पानी को भी किलोग्राम में शो करेंगे। 1 किलो हम पानी ले लेते हैं, 1 kg वाटर ले लेते हैं और 1 kg हमारे पास चीनी ले लेते हैं, 1 किलोग्राम चीनी शुगर। अगर हम 1 किलो वाटर ले लें और 1 किलो शुगर ले लें तो हमारे पास जो चीज़ बनेगा वो 2 किलोग्राम होगा। 2 किलोग्राम बनेगा और हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन किस चीज़ का सॉल्यूशन होगा, वाटर का सॉल्यूशन, वाटर प्लस शुगर। इसमें हमारे पास ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। लेकिन अगर हम इनकी मास पर गौर करें तो 1 किलोग्राम मास है H2O और इसकी मास पर गौर करें तो 1 किलोग्राम मास है शुगर की। अगर ये 1 किलोग्राम और ये 1 किलोग्राम मिल जाते हैं तो हमारे पास शरबत बन जाता है, जिसको हम सॉल्यूशन के नाम से याद करते हैं, जिसमें वाटर जो है ये हमारे पास सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है और ये एज अ सॉल्यूट यूज़ होता है। लेकिन इन सब की मास जो है वो 2 किलोग्राम होगी। इस तरह कभी नहीं होगा कि इसकी मास हमारे पास 2.5 किलोग्राम आ जाए या 1.5 किलोग्राम आ जाए या इससे भी कम या ज़्यादा होगा। बिल्कुल इसी तरह सेम जितना मास इन सब्सटेंसेस की है इतना मास इस सब्सटेंस की भी होगा। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते थे। लेकिन आइए अब हम कुछ लिमिटेशन इसके पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है अगर हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन पे देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में देखें तो हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कुछ प्रोसेसेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन से लिमिट कर जाते हैं और ये वैलिड नहीं करते। इस तरह हमारे पास अगर हम देखें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस के मतलब क्या है, अगर हम देखें फिजन रिएक्शंस, अगर हम फिजन रिएक्शन पर गौर करें, फिजन रिएक्शंस एक ऐसा रिएक्शन होता है कि हमारे पास हाई एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस होता है। अगर हम इन पर न्यूट्रॉन को या दूसरे पार्टिकल को इस पर फेंक दे, जिस तरह यूरेनियम 238 है, अगर हम इस पर ये पार्टिकल फेंक दें तो ये पार्टिकल जो है ये हमारे पास 2 अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिसको हम फिजन रिएक्शन कहते हैं। ये दो, लेट सपोज हम कहते हैं कि ये x और y में बढ़ जाता है, तो इसलिए इसका मास अगर हम मेजर करें तो ये मास, अगर इसका मास 2 kg है तो इसका मास 1 kg और इसका मास 0.8 kg।
आएगा। जब हम इन दोनों मासेस को जमा करें तो हमारे पास 1.8 आएगा किलोग्राम, 1.8 किलोग्राम आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है 2 किलोग्राम है। यहाँ पर जो 2 किलोग्राम मास है, यहाँ पर हमें वो मास नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास पार्टिकल्स भी है, और जो फोटान की सूरत में बाहर निकलते हैं। इन फोटान को हम एनर्जी कहते हैं। यही एक फ़ैसला आइंस्टाइन ने 1905 में एक थ्योरी की शक्ल में दिया। आइंस्टाइन ने बताया कि हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया जिसको हम c² से याद करते हैं, जिसको हम आइंस्टाइन इक्विवेलेंट कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको हम इस c हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास। ये स्पीड ऑफ लाइट c की वैल्यू आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देखिए, हमने इन मास को फिजन रिएक्शन के ज़रिए फिजन रिएक्शन से पास किया तो हमारे पास मास आया 1.8। 0.2 किलोग्राम मास गायब था। ये मास कहाँ गया? ये मास जो है हमें एनर्जी देता है। यहाँ पर अगर हम 0.2 किलोग्राम पुट करें तो एनर्जी हमारे पास आती है 0.23 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आती है यहाँ पर 10, ये और ये कैंसिल, ये 7, 2 × 3 इज़ इक्वल टू 2 × 3 × 10⁻7, तो 6 × 10⁻7। यहाँ पर एनर्जी जो है हमारे पास, एनर्जी जो आती है, एनर्जी इज़ इक्वल टू 6 × 10⁻7 जूल आता है। हम मास को एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं और एनर्जी को मास में तब्दील कर सकते हैं। ये एक फिजन रिएक्शन हमने एक एग्जांपल के तौर पर लिया। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट नहीं करते, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से बालातर है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये फिजन रिएक्शन है। हमने फिजन रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिजिक्स में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन की एक लिमिटेशन के तौर पर देख लिया। दूसरी हमारे पास आते हैं पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर इनहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन और पेयर इनहिलेशन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की एक लिमिटेशन है। हमारे पास पेयर इनहिलेशन आते हैं और पेयर प्रोडक्शन आते हैं। पेयर प्रोडक्शन, आइए हम पेयर प्रोडक्शन को समझते हैं। पेयर प्रोडक्शन असल में होता क्या है? पेयर प्रोडक्शन असल में होता है, एक पार्टिकल होता है और एक एंटी पार्टिकल होता है। इस यूनिवर्स में अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक सही बनाया और एक इसका मुखालिफ बनाया। अगर मुखालिफ न बनाया होता तो सही हम नहीं जान सकते। यहाँ पर भी एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का एक पार्टिकल है और एक इसका एंटी पार्टिकल है। यहाँ पर पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है और एंटी पार्टिकल जो है वो पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे जो हमारे पास चार्ज होता है वो है माइनस चार्ज और पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो है प्लस चार्ज। ये पॉजिट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जब आपस में कोलाइड करते हैं, यानी एक दूसरे को टक्कर मारते हैं और हर एक के पास एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होती है। इसकी मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, मेगा का मतलब, मेगा एक प्रीफिक्स है जिसकी मतलब है 10⁻6 और इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये एनर्जी का यूनिट है। ये एनर्जी की यूनिट है। यहाँ पर अगर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हो और वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाए तो हमारे पास ये मास कन्वर्ट होगा 2 पेयर ऑफ फोटॉन्स में। 1 पेयर ऑफ फोटॉन्स, एक इस तरफ जाएगा फोटॉन और एक इस तरफ जाएगा। व्हाट इज मीन बाय द फोटॉन? आइए हम फोटॉन को समझते हैं कि फोटॉन असल में क्या होता है। फोटॉन है, इट इज अ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट ऑफ रेडिएशन। प्लांक्स थ्योरी के मुताबिक, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक, प्लांक्स बताते हैं
कि हमारे पास रेडिएशन जो हमारे पास हार्ड बॉडी से रेडिएट होते हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होते बल्कि डिस्क्रीट यूनिट में होते हैं। जिस तरह हम समोसे खाते हैं, समोसे कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होते, एक समोसा होता है, दूसरा समोसा होता है, तीसरा समोसा होता है। इस तरह भी एनर्जी भी एक पैकेट के फॉर्म में होती है। जिस तरह समोसा भी एक एनर्जी का एक फॉर्म है, जब हम खाते हैं तो हमें ग्लूकोज देती है, हमें एनर्जेटिक करते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हमसे काम नहीं हो पाता, जब हम समोसे खा लेते हैं तो हमें बहुत तो हमें एनर्जी आती है, ग्लूकोज मिलता है, हम वर्क कर जाते हैं। इसलिए इस तरह फोटान भी रेडिएशन की एक पैकेट है जिसको हम फोटान कहते हैं और ये रेडिएशन की एक यूनिट है। तो ये फोटान जो हमारे पास होती है ये है एनर्जी का एक यूनिट, असल में ये है एनर्जी। तो पेयर प्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, पेयर प्रोडक्शन इसका भी एक मास है, इसका मास है 9.11 × 10⁻31। सॉरी, हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 × 10⁻31 kg और इस पॉजिट्रॉन का भी मास है 9.11 × 10⁻31 kg। यहाँ पर ये मासेस जब एक दूसरे के साथ एंटरिक कर जाता है तो एक मासलेस पार्टिकल बन जाता है जिसको हम फोटान कहते हैं। और ये हमने मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया, इसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। और पेयर इनहिलेशन को अगर हम देखें, थोड़ा सा देख लेते हैं, टाइम हमारे पास नहीं है, आज़ानें भी हो रही है, इसलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। पेयर इनहिलेशन में हम देखते हैं कि पेयर इनहिलेशन में क्या होता है। पेयर इनहिलेशन में होता है हमारे पास फोटान होते हैं। अगर फोटान इस तरह आए और एक हैवी न्यूक्लियस का मतलब ये है हैवी न्यूक्लियस, H न्यूक्लियस हम लिखते हैं। हैवी न्यूक्लियस का मतलब ये है कि इसमें एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये हैवी न्यूक्लियस पे स्ट्राइक कर जाए तो हमारे पास हैवी न्यूक्लियस से दो पार्टिकल बन जाते हैं, एक को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और दूसरे को पॉजिट्रॉन कहते हैं। जिस तरह हमने पेयर प्रोडक्शन में कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं और दो फोटान बन जाते हैं, यहाँ पेयर इनहिलेशन में हम देखते हैं कि एक फोटान हैवी न्यूक्लियस पे बम्बार्ड होता है और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है और एक पॉजिट्रॉन बन जाता है और ये पार्टिकल है। हमें एनर्जी से मास भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एक हमारे पास क्लॉक होता है जो रनिंग क्लॉक होता है और एक हमारे पास क्लॉक होता है जो स्टॉप क्लॉक है। अगर हम इसकी मास को मेजर करें जो दोनों एक ही कंपनी के बने होंगे, दोनों में एक ही सेल होगा, एक ही वेट होंगे, लेकिन अगर हम इनकी मास को चेक करें तो हमारे पास जो रनिंग क्लॉक होगा वो इसका मास ज़्यादा होगा, उसकी स्टेशनरी वो क्लॉक जो स्टेशनरी है, जो नहीं चल रहा। ये मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक हम एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कोई मसला हो और कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।